नमस्कार, जय जोहार, गोहार। छत्तीसगढ़ पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले तो वो विषय आपको बता दें। आज के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि किस तरह से पुराने वादों को याद दिलाने की कोशिश की गई है और एक सवाल भी पूछा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पक्ष से पूछा है, लेकिन सब कुछ बहुत आसान नहीं है। बीजेपी ने एक और जब सवाल पूछा तो कांग्रेस ने भी जवाब तो दिया, लेकिन पलटवार की भाषा में, और ये कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस दौरे पर आई, छत्तीसगढ़ के दौरे पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अच्छा होता वे महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करती, अच्छा होता। और कई सारे उनसे सवाल पूछ लिए। घरबासा कांड का जवाब दीजिए, नसबंदी कांड का जवाब दीजिए, और भी कई सारे सवाल पूछे हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने। सुनवाते हैं आपको सिलसिलेवार क्या कुछ कह रहे हैं रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भ्रष्ट और निकम्मी सरकार भूपेश के जिस 4 साल पूरे हो रहे हैं और जो जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं और जिस प्रकार महिलाओं में, बहनों में अत्याचार, अनाचार बढ़ा हुआ है, जो आज पूरा प्रदेश आतंकित है, उसके विरोध में महिला मोर्चा ने आंदोलन किया है। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। और झलियामारी कांड, सारकेगुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और यदि तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है तो। और यहाँ जितने भी घटनाएं हुई है सबके खिलाफ FIR हुआ है और सब में कार्रवाई हुई है। तो आपने समझने की कोशिश की कि किस तरह से नेता इस तरह के बयान देते हैं। एक और बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ 4 साल में, तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आईना दिखाते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहना है कि जो स्मृति ईरानी महंगाई को लेकर इतना विरोध करती थी, आज वो इतना खामोश क्यों है। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। KS चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत KS चौहान जी आपसे। बहुत बड़ी हुंकार रैली का आप लोगों ने आयोजन किया और लाव लश्कर देखकर तो लग रहा था कि पूरी तरह से मेगा शो की तैयारी आप लोगों ने की है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी जो एक समय महंगाई को लेकर विरोध करती थी और भी तमाम मुद्दों पर उनके विरोध सामने आते थे, लेकिन ऐसा कुछ आज दिखाई नहीं दिया जी, तो सीधे सीधे पलटवार कर दिया है आप लोगों के ऊपर। पांडे जी, ये जो आंदोलन, ये जो धरना हुआ, ये जो रैली निकली जी, ये एक सब्र का जो बांध था वो टूट गया था महिलाओं का। जो 4 साल से उन्होंने सब्र के कारण वो रोक के बैठे हुए थे। एक बात बता दूं आपको कि 2018 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ महतारी ने वोट नहीं दी थी, उसके वादों को दी थी। शराबबंदी जिसमें से एक बहुत ज्यादा प्रमुख था, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित जो हो रही थी वो महिला हो रही थी। आज 40 लाख लोग सेवन करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब 40 लाख परिवार पीड़ित है। वो अपने बच्चों को पैसे न देके, अपने बच्चों से निवाला छीन के वो शराब ले जाते हैं और शराब का सेवन करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा पीड़ित जो होता है वो उसका परिवार होता है। और दूसरी बात यह है कि जब किसी काम में सर्वहित समाहित हो जाता है तो वो काम अपने आप बड़ा हो जाता है। इतनी विशाल रैली, इतने लोगों का जन समर्थन, वो किसी चीज के, मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं कि ये जो रैली निकली है, इतना बड़ा जन सैलाब आया, इतना बड़ा, जिससे कांग्रेस सरकार एकदम हिल गई। और हिलना लाजमी भी है,
क्योंकि इतना बड़ा जन सैलाब जो होता है वो एक आम जनता का होता है, किसी दल का नहीं होता। अगर आप किसी को बोलेंगे कि शराब बंदी नहीं, शराब की दुकान खुलवाने के लिए हमारे साथ कोई धरना में बैठ जाइए, कोई प्रदर्शन में बैठ जाइए, तो कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि सही का ही साथ देना चाहती है जनता और वो अपने लिए आती है। ये आक्रोश है, इसीलिए जन आक्रोश रैली का नाम इसे दिया गया है। तो जन आक्रोश था। और रही बात दूसरी कि जो भूपेश जी ने ये बोला है कि ये उल्टा पलटवार किया है या ये ऐसा किया वैसा किया, तो मैं एक बात बता दूं भूपेश जी को, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमें गर्व होता कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री आपसे प्रश्न पूछ रही है तो पहले उस चीज का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, कि शराबबंदी के ऊपर पूछ लेते हैं सत्य प्रकाश जी से, दुष्कर्म के ऊपर वो जो प्रश्न पूछ रही हैं उसका पहले जवाब दीजिए। ठीक है, पहले जवाब ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, चौहान साहब तो ये बोल रहे हैं कि आज की हुंकार रैली देखकर आप लोग हिल गए क्या? हुंकार रैली तो क्या रही, वो जनता देख रही है, वो विफल रही है एकदम, वो सबको जानती है। अब 50 रुपए 100 रुपए देके तो भीड़ इकट्ठा की जा सकती है, खैर उसकी अलग बात है। सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ महतारी में स्वागत करता हूँ। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री है, ये हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की एक परंपरा है कि हम अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हैं, भले किसी राजनीतिक दल की हो, वो यार एक अलग बात है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि स्मृति ईरानी जी छत्तीसगढ़ आई हैं तो हो सकता है कहीं बेरोजगारी, महंगाई, इसके खिलाफ कहीं रैली निकाले। वो मोदी जी के खिलाफ चलिए रैली नहीं निकाल सकते, कम से कम एक पत्र ही लिख देती मोदी जी को, भाई कैबिनेट मंत्री है वो, मोदी जी कैबिनेट की इतनी बड़ी मिनिस्टर है तो उनकी बात तो सुन ही लेते। तो ये बीजेपी कभी चाहती नहीं है कि युवा शराब से या ड्रग्स से इससे दूर जाए। बीजेपी तो हमेशा चाहती है कि उसमें लिप्त रहे ताकि हम अपना राजनीतिक लाभ उससे ले सके। आप रमन सिंह सरकार के टाइम की बात कर लीजिए, आप उसी टाइम में सरकारीकरण किसने किया था शराब का? तो गांव का शराब ठेका कौन खुलवाया था? और इन्हीं के विधायकों ने ऐसे मंच पे ऐसे तालियां बजाई थी, किसने किया था सरकारीकरण? तो इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है वो सब जनता जानती है। और यही स्मृति ईरानी जी है जो गोवा में अपनी बेटी को फर्जी कागजात के तहत बार का लाइसेंस दिलवाती है और दारू वहां पे शराब पे परोसवाती है। और यही स्मृति ईरानी यहाँ आके एक्टिंग करती है। यही स्मृति ईरानी जब सिलेंडर का रेट 425 रुपए था तब तांडव करती है सड़कों पे सिलेंडर लेके, और आज जब 1200 है तो खामोश है। तो वो जनता सब जानती है कि बहुत अच्छी एक्टर है, चलिए एक्टिंग करने आई, अपना चल करके चलेगी। मगर हम लोग कांग्रेस ये सोच रही थी कि वो आई है तो कुछ हो सकता है, महंगाई की बात करे, बेरोजगारी कैसे कम हो उस पर बात करे, हो सकता है केंद्र सरकार क्या शराबबंदी को लेकर सोच रही है। आज वो एज ए एक्टर बिलासपुर नहीं आई थी, जनप्रतिनिधि के तौर पर आई थी आज जी। नहीं, वो जनप्रतिनिधि के तौर पर आई थी, वो माना, मगर वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करके गई है। अच्छा, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी कितनी चरम पर है, ये किसी से छुपा नहीं है। जब 425 रुपए सिलेंडर था तब उन्होंने क्या तांडव किया था, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे खूब वायरल है। लोग उसको देखते हैं, हंसी मजाक के तौर पे देखते हैं उसको, ना कि उसको सीरियसली लेके देखते हैं। तो वो एक एक्टिंग करके हमेशा हो जाती है, तब भी एक एक्टिंग करती थी 425 रुपए, और आज जब 1200 है तो खामोश है इस टाइप से, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कुछ क्या चल रहा है देश दुनिया में, कितनी महंगाई है, बेरोजगारी उनको पता नहीं है। उनकी बेटी का क्या गोवा में हुआ है वो उनको मालूम नहीं है, मगर यहाँ आके ऐसे कर रहे हैं। और बगल में राज्य एमपी है जहां उमा भारती ने इनकी पूरी खटिया खड़ी कर रखी शराबबंदी के लेके, उसके लिए क्यों नहीं कुछ बोलते हैं ये? और अगर केंद्र सरकार क्या कर रही है शराबबंदी को लेकर उस पर बात करें, बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी को लेकर क्या पहल हो रही है उस पर बात करें, उस पर तो नहीं करेंगे। मगर यहाँ पे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो एक ऐसी माहौल जनता के बीच दिखाने के लिए शराबबंदी, और हम शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 100 से ज्यादा शराब के ठेके बंद हो चुके हैं इस राज्य में, मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। चलिए ठीक है, अब पूछेंगे इस पे चौहान साहब से, उससे पहले हम गंगेश जी का रुख करते हैं। गंगेश जी, आज के कार्यक्रम में आपको क्या कुछ समझ में आया? क्या चाहे रमन सिंह जी हो या धर्मलाल कौशिक या तमाम वो नेता, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में कमोबेश 4 से 5 ही वे नेता हैं जो बयान जारी करते हैं और उसका पार्टी अनुसरण करती है, लेकिन मेरा सवाल सीधा यही है कि आज की रैली से क्या बीजेपी को थोड़ा बहुत बूस्ट मिला? इसीलिए मैं इसको थोड़ा बहुत कह रहा हूं, हालांकि चौहान साहब तो काफी मेगा बता रहे हैं। ठीक है गंगेश जी। हाँ देखिए, जिस तरह की भीड़ आई है उससे तो लग रहा है कि काफी इसमें जनता इनको सुनने तो आई थी। स्मृति ईरानी खास तौर पे जिस तरह से बोलती है तो उनका तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी जो भी होगा आगे 1 साल तक वो सब राजनीतिक बयानबाजियां ही होंगी। अब लेकिन ये भी सही बात है, ये एक सरकार 5 साल तक कार्य करती है,
और चौथा साल जो होता है, चौथे साल के बाद हिसाब लेने की जिम्मेदारी विपक्ष की रहती है। तो भाजपा ने वो जिम्मेदारी को निभानी शुरू कर दी, अच्छी बात है। अब यहाँ पर लेकिन गंगेश जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, चालू हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हम देख रहे थे कांग्रेस के पार्टी के, जब राहुल जी रैलियां कर रहे थे तो भीड़ बहुत आ रही थी, जन समुदाय बहुत आ रहा था, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जिस भी राज्य वो जा रहे थे, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ। यानी कि पार्टियां जिस तरह से भीड़ का एक दिखावा जो करती हैं और वैसा वोट मिल जाए, ये कई बार समानांतर नहीं देख पाते हम लोग। निश्चित तौर पर देखिए, भीड़ जो लंबी भीड़ खींची हो तो स्मृति ईरानी को सुनने के नाम से हो सकता है ये भीड़ ज्यादा इकट्ठी हुई हो। अब वोट में कन्वर्ट करना स्थानीय मुद्दों पे, खासतौर पे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे ही होते हैं, राज्य के मुद्दों पे होंगे। और इस पे विधायक कैंडिडेट कौन है वो भी निर्भर करता है, क्योंकि पिछला जो चुनाव का परिणाम जो आया भाजपा को जो मिला है निगेटिव, उसका बड़ा कारण यही था कि बार बार वही चेहरे रिपीट हो रहे थे और उनको लेकर अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी। इवन भाजपा के अंदर भी जबरदस्त विद्रोह दिखाई दिया था, लगभग 35 सीटों पर यहाँ के भाजपा के दफ्तर प्रदर्शन हुआ था उस समय। तो ये जो चीजें हैं, स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं और उन मुद्दों को लेकर अगर भाजपा अगर आगे बढ़ती है तो उस पर भाजपा को फायदा होगा। और कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर अगर उसमें अपने तर्क अच्छे तरह से पेश कर लेती, जनता के बीच दोनों क्या संदेश दे पाते हैं अपने अपने स्तर पे, वो निर्भर करेगा वोट में कन्वर्ट करने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत अहम बात आपने कह दी है और दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए ये बहुत अहम बात आपने कही है। चौहान साहब का हम रुख करते हैं। जी चौहान जी, सत्य प्रकाश जी तो ये कह रहे हैं कि जो सवाल कांग्रेस लगातार पूछ रही है, या वो तो कह रहे हैं जनता पूछ रही है, वो जवाब स्मृति ईरानी जी के पास क्या नहीं है? आप लोग मानते हैं इस बात को? पांडे जी, सत्य प्रकाश जी ने जो बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है केंद्र सरकार की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे राज्य सरकार के खिलाफ हमने रैली निकाली है, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे आप लोग केंद्र सरकार ने आज तक कोई जन आंदोलन और ऐसा क्यों नहीं दिखाई दिया? ये इसके प्रति अगर इतना ही आक्रोश है जनता में तो वो दिखना चाहिए। और 2018 से पहले भी हमने आक्रोश पूरा चौहान जी वहाँ भारत जोड़ो में दिख रहा है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो आपकी सरकार का आक्रोश से समर्थन है। आंदोलन दिखाई नहीं दिया था, सड़कों पे दिख रहा है, बृहद स्तर पे आंदोलन तो कोई दिखाई नहीं दिया था। या अभी भी केंद्र सरकार नहीं, मतलब आप कैसे आंदोलन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक की गैर राजनीतिक? मैं दोनों आंदोलन की, क्योंकि आंदोलन की बात करेंगे तो मुझे लगता है सत्य प्रकाश जी हो, गंगेश जी हो या चौहान साहब, आप तीनों बेहतर जानते होंगे कि दिल्ली में कितना बड़ा कांग्रेस आंदोलन कर रही थी। देखिए आपने आंदोलन की बात कही है जी। कौन सा आंदोलन? ईडी। वो आंदोलन सिर्फ ईडी से बचने के लिए था। ये आपको पता है? आपके जो नालायक जो संस्थान है ईडी आईडी, उसके खिलाफ कितना बड़ा जन सैलाब आया था ये आपको पता हुआ है। महंगाई विरोधी रैली भी कांग्रेस निकाली थी ना 1 महीने तक, महंगाई विरोधी रैली पूरे देश में निकाल रही थी। मैं ये बोल रहा हूँ उसके पीछे उनका भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से थोड़े तिल मिला गई है, जो पूछताछ थी। अब लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा का उदाहरण भी दे दिया उन्होंने। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं बोल रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा जो है, वो भारत जोड़ो यात्रा आप खुद ही क्लियर नहीं है। आप हिमाचल में नहीं गए हैं, आप गुजरात में नहीं गए, क्योंकि आपका अभी भांडाफोड़ हो जाता, क्योंकि उधर से अगर गुजरते और नेगेटिव रिजल्ट आना ही है, वो सबको मालूम है। इसीलिए तो ये जो कांग्रेस है, नहीं चुनाव नजदीकी है, नेगेटिव एक पॉजिटिव दिख जाएगा, नतीजे आपको दिख जाएंगे। चाहता हूँ अपनी छत्तीसगढ़ माता, ये आपकी भाषा थोड़ी घबराहट वाली लग रही है। में जो आक्रोश दिखता है, मैंने पहले ही बात आपको बोली पांडे जी कि ये सिर्फ एक दल या एक इंसान के बोलने से इतनी बड़ा जन आक्रोश पैदा नहीं होता। अच्छा चौहान साहब, लब्बो लबाब ये है, एक बात बताइए ना कि ठीक है बिलासपुर में आप लोग हल्ला बोल कर ली है, लेकिन आज मैं भी एक वीडियो देखा था, स्मृति ईरानी जी जब रायपुर एयरपोर्ट पर उतरी तो बड़ा मीडिया समूह भी वहां पर खड़ा हुआ था, पत्रकार खड़े थे कि कुछ सवाल का जवाब हो जाए, लेकिन वो काफी व्यस्त थी, हालांकि जवाब उन्होंने उस समय नहीं दिया। मेरा केवल सवाल यही रहेगा सर, आज बूस्टअप हो गई आपकी पार्टी, मतलब एकदम बिल्कुल चार्ज हो गए आप लोग? पांडे जी,
सबसे बड़ा जो इस आक्रोश रैली का जो हाँ। एक निकल के आया है निचोड़, वो ये आया है कि आम जनता जागरूक हुई। हाँ। आम जनता अपने हक के लिए उसको ये वो बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार आए आगे या कोई भी आए, उसको उसने अगर हमारे से वादे किए हैं तो वो वादे को पूरा करना पड़ेगा। ये कोई भी सरकार, ये कोई भी दल आने से पहले एक बार सोच ले। सत्य प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। किसी को वोट देता है या कोई भी इंसान कहीं भी किसी को वोट देता है, तो वो सिर्फ बातों से भरपाई नहीं करेगा, वो काम भी करना पड़ेगा। सत्य प्रकाश जी, मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा भी करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैनिफेस्टो के 90% वादे हमने पूरे कर दिए, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो रोजगार और बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में कितना है वो सबको मालूम होता है। हमारे 90% वादे पूरे हो चुके हैं। मैं विवेक जी आपके माध्यम से कुछ एक बात बोलना चाहूंगा। इन्होंने आज मतारी रैली निकाली है। मतारी, मेरे पास कुछ एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, डाटा है एनसीआरबी का। 2015 से 17 तक छत्तीसगढ़ में क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना था? 61.1%। और आज छत्तीसगढ़ में कितना है? 50.7%। तो ये अपने आप दर्शाता है। ये मेरा ये कांग्रेस पार्टी का डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी का डाटा है। और साथ में अगर असम की बात करें कितना है? 154.3%। तो ये पहले अपने राज्य में जाके बात करें ना, वहां पे क्या है। आप पड़ोसी राज्य आप एमपी की बात कर लिए 63.3%। ठीक है। तो ये पहले अपने राज्य के देख ले कि क्या है, महिलाओं के खिलाफ क्या अत्याचार हो रहा है। वो ये चाह रहे हैं बात करें कि आप मैनिफेस्टो पर थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, वो ये चाह रहे हैं। मैनिफेस्टो का तो मैं बोल ही रहा हूँ, 90% वादे हमने पूरे कर दिए, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो। हमने रोजगार बेरोजगारी का दर जो है 0.5%। सुन तो लीजिए, पहले उनको अपनी बात तो रख लेने। हमने किसानों को 2500 रुपए सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है समर्थन मूल्य? छत्तीसगढ़ में। यही एक पहला एक राज्य है जहां 2500 रुपए क्विंटल में समर्थन मूल्य में मिल रहा है। तो हमने तो 90% वादे पूरे कर दिए हैं, किसानों का कर्जा माफ किया है। तो ये हमने 90% वादे पूरे कर। शराबबंदी की जहां तक बात है उसकी तरफ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज मैं जरूर चौहान चाहूंगा, जब हमने शराबबंदी के लिए कमेटी बनाई है सत्यनारायण शर्मा जी के अध्यक्षता में, तो उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उनमें कहा गया था विपक्ष के नेताओं को भी सम्मिलित होने के लिए। तो इन्होंने क्यों मना किया कि हम उसमें सम्मिलित नहीं होंगे, बीजेपी ने? तो ये साफ और साफ दर्शाता है कि नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी हो। ये कभी भी नहीं चाहते शराबबंदी हो। ये चाहते हैं युवा उसमें लिप्त रहे ताकि उसका राजनीतिक लाभ ले सके। नहीं तो इनकी राज्य सरकार इतनी है, जहां पे भी इनकी सरकार है वहां पे क्यों नहीं शराबबंदी कर देते? प्रीमियम शराब के ऊपर 40% एक्साइज ड्यूटी कम की है। गुड़गांव में कम से कम नहीं तो 80% प्रीमियम दुकानें खुली है, तो वहां पे 40% एक्साइज ड्यूटी कम क्यों की है? क्योंकि ज्यादा शराब बिक सके। तो पहले अपने गिरेबान में झाके तब छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार की बात करें। हम तो यहाँ शराबबंदी की तरफ बढ़ चुके हैं। 100 दुकानें कम से पूरे राज्य में बंद हो चुकी है। हाँ ठीक है, मैं चौहान जी से जरूर जानना चाहूंगा कि आपके राज्य में क्या हो रहा है शराबबंदी को लेकर। ठीक है, मैं चौहान जी से जवाब लूंगा। गंगेश जी का एक रुख करते हैं, एक और हम रिएक्शन लेंगे गंगेश जी से। 30 सेकंड मेरे को दीजिए बस। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर हम गंगेश जी से प्रतिक्रिया लेंगे। आप बोल लीजिए पहले। मैं ये बोल रहा हूं कि 120 दुकानें, शराब की दुकानें किसने बढ़ाई? बस ये बात। और दूसरी बात कि 4 साल हो गए, आप बोल रहे कमेटी कर रहे हैं, कमेटी इस बात का वो करेगी कि शराबबंदी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके टीएस सीधे बोलते हैं कि जितने घोषणा पत्र में वादे पूरे होने चाहिए थे नहीं हुए। चौहान 15 सालों में आपने क्यों नहीं किया? आपने कमेटी भी नहीं बनाई, शराबबंदी तो छोड़ दी, आपने कमेटी भी नहीं बनाई। तो 15 साल आप क्या कर रहे थे? अब जब चुनाव नजदीक है तो आप एसी रूम से बाहर निकल रहे हैं। तो अभी तक तो 4 सालों में आप ट्विटर खेल रहे थे, आप ट्विटर खेल रहे थे रूम में, एसी रूम में बैठ के। अब जब चुनाव नजदीक आ गए तब आपको छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी लग रही है, बहुत दुलारी लग रही है, तब जनता की याद आ रही है आपको, क्योंकि चुनाव का समय आ गया, आपको वोट की राजनीति करनी है। मगर 4 साल तक तो आपको याद नहीं थी। ठीक है, कोविड जब इतना बढ़ गया तब आपके नेता कोई सड़कों पे नहीं दिख रहे थे। तो पहले ये तो बताइए ना, अब आपको क्यों याद है? 4 साल से क्या कर रहे थे? चलिए हम आप लोगों की प्रतिक्रियाओं के बीच गंगेश जी का रुख कर लेते हैं। आप कोर्ट चले जाते हैं। गंगेश जी, दोनों पार्टियों की ओर से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दोनों को बहुत अच्छा समझते हैं, दोनों के वरिष्ठ नेताओं को भी, चाहे भूपेश बघेल जी हो, रमन सिंह जी हो, बहुत सहज नेता हैं दोनों। लेकिन एक मेन बात ये होती है सर कि जनता से कनेक्ट करने का अपना अपना तरीका, वो कैसा भी हो सकता है, नेता अपने तरीके से करते हैं कनेक्ट। मेन बात यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में आपको एक लहर टाइप की नजर आ रही है
या बीजेपी की ओर से, या फिर हम ये मान के चलें कि जिस तरह से कांग्रेस ने 4 साल का ये जो अपना समय निकाला है, आने वाले समय में यानी बचे हुए 1 साल में कांग्रेस जनता के बीच इन्हीं तमाम योजनाओं को लेकर जाएगी। तो दोनों ओर से एक पलड़े के तौर पर भी बताइएगा, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। देखिए, भाजपा तो लगभग सही मायने में देखा जाए तो 2 साल एक कोरोना का भी था, उसको मैं गिन रहा हूँ साथ में जी। लगभग अभी 5-6 महीने से ज्यादा सक्रिय हुई है भाजपा, और यही वजह है कि ऐसी लहर वाली बात तो फिलहाल कुछ नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जी। हाँ, ये जरूर है कि जो जिस तरह से अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है, उन्होंने अपनी प्राथमिकता रखी है किसान और ग्रामीण एरिया को, और उसमें वो लगातार सफल हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी ताकत जो मुझे लगती है इस सरकार की, और देखिए रमन सिंह भी चाउर वाले बाबा बन के उभरे थे और उनको बड़ा जन समर्थन मिला था और 15 साल तक उन्होंने शासन किया। भूपेश बघेल भी इस बार, उनका ड्रॉबैक ये था कि 1 साल उन्होंने चावल का बोनस दिया था, तो उसका 3 साल गैप करके फिर चुनाव के वक्त फिर 1 साल बोनस दिया था। भूपेश बघेल जी ने यह किया है कि इस बार लगातार वो कंटिन्यू न केवल बोनस दे रहे हैं किसानों का, बल्कि किसानों और ग्रामीणों के हित के लिए गोबर खरीदने की योजना, गौमूत्र खरीदने की योजना भी ला दी है। उसके अलावा एमएसपी को भी बढ़ा दिया धान का, 2500 से इस बार 2640 में खरीदी कर रहे हैं। तो इसको लेकर मुझे लगता है ग्रामीण जनता जो है बहुत ज्यादा विरोध में जाएगी कांग्रेस, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इससे जो बड़ी संख्या में किसान है, यहाँ की 76% आबादी जो है गाँव में निवास करती है, उनके लिए तो इन्होंने बड़ा इंतजाम करके रखा है और लगातार उस पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा नरवा गरवा घुरोबाड़ी जो इनका प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी, हालांकि मैं ये नहीं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है प्रदेश में, फिर भी जो हो रहा है वो काफी ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस करके उनके हित में काम चल रहा है। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। अब और रहे ये जो बड़े 2 मुद्दे हैं, खासतौर पर निर्माण कार्य को लेकर, जैसा निर्माण कार्य भाजपा शासनकाल में जिस तेजी से चलता था, उनकी प्राथमिकता निर्माण थी, तो उनके कार्यकाल में बहुत तेजी से सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हुआ। देखिए, अपने भी मतलब दोनों ही पार्टियों को अपनी प्राथमिकता थी, उन्होंने अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम किया, उस समय उनको अच्छा समर्थन मिला। अभी थोड़ा सा जो कांग्रेस के लिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास उस तेजी से नहीं हो पा रहा, फंड ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों को धान का बोनस और अन्य चीजों में खर्च हो जा रहा है। तो एक ये भाजपा के लिए अच्छा इश्यू हो सकता है। तो इस तरह से दोनों ही पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगी, और जो अच्छा संदेश जनता के बीच जितना इफेक्टिवली अपने मैसेज को पहुंचा पाएगा, उसको जो फायदा मिलेगा इस चुनाव में। और लहर वाली तो कोई बात अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था ताकि ओवरऑल एक प्रतिक्रिया जरूर निकलकर सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद गंगेश जी, सत्यप्रकाश जी, के.एस. चौहान साहब, आप सभी मेहमानों का। चर्चा यही हो रही थी मैनिफेस्टो को लेकर, जिस तरह से सवाल किए कांग्रेस ने, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चुनाव से पहले पार्टियों का मिजाज किस तरह से होता है, नेताओं का मिजाज किस तरह से होता है, खासतौर से जनता के लिए। जब वे जनता के बीच में जाते हैं और अपने मैनिफेस्टो की बात जनता तक पहुंचाते हैं कि देखिए आप हमें वोट दीजिए, हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए ये सब करेंगे, जनता भी बहुत प्रसन्न हो जाती है, और खासतौर से नई पार्टी से तो उसका जुड़ना बहुत सहज होता है। लेकिन मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस ही आपस में 2 पार्टियां प्रमुख हैं, और यही कमोबेश सरकार और विपक्ष में भी रहती हैं, यानी कि 2 पार्टियों का यहां बोलबाला है। तो 2023 चुनाव के लिए चाहे भूपेश बघेल हो या रमन सिंह, दोनों की पार्टियां बिल्कुल मैदान में हैं, पर यह देखना अहम होगा कि वादों और दावों की इस बयार में जनता किसे एक बार फिर से चुनती है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।